जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स की पहली टॉपिक। मैंने बायोलॉजी आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे और उसकी सारी टॉपिक चल भी रही है, तो आप लोग जो लोग नए होंगे चैनल पे जरूर जाके आप लोग देखिएगा। प्लेलिस्ट में सब विषय पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, जो भी चीजें चल रही हैं यूपीएससी के लिए, जीएस की विषय सब मैं पढ़ा रहा हूँ और सब खत्म भी करूंगा। और पूरी वीडियो आपकी, मेरी पूरा चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, आपको पेड नहीं करना है। आप आराम से बस पढ़ाई करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और देखिएगा जब पढ़ेंगे और समझेंगे तब कितना आपको मजा आएगा कि अरे वाह, पूरी चीज हमको एकदम क्लियर मिल गई एक जगह सबमिट करके। आज हमारा फिजिक्स है जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा, ये पूरा हमारा सिलेबस है। फिजिक्स में हमारे इतने चैप्टर पढ़ने हैं। पहली बात तो हर चीज का आप सिलेबस जानना सीखिए। सिलेबस सामने रहता है तो बातें एकदम जब आप याद रखते हैं तो एक सीक्वेंस में याद रखते हैं, तो इसलिए सिलेबस बहुत जरूरी होता है। तो फिजिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है मापन, मेजरमेंट, ठीक है। दूसरा होता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा। तीसरा है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। फिर है चौथा प्रकाशिकी, जिसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। फिर पांचवा टॉपिक होता है ध्वनि और तरंगे, जिसे बोलते हैं साउंड एंड वेव। फिर होता है विद्युतिकी एंड चुंबकत्व, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। और लास्ट में होता है आधुनिक भौतिकी, जिसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये 7 चैप्टर हैं जिसमें हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, तो आप इतना पढ़ लेंगे आराम से, इधर फिजिक्स का क्वेश्चन कवर कर लेंगे। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से, और फिर भी अगर यहां से आता है तो यही चैप्टर है जिसमें आप आराम से कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले पढ़ेंगे ये मापन के बारे में, ठीक है। मेजरमेंट किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। आइए शुरू किया जाए। देखिए इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात आ जाएगी कि हम मापन कहते किसे हैं, ठीक। सबसे पहले जानकारी होती है कि मापन कहते किसे हैं। इसको बड़े आराम से समझिएगा और हर चीज का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मापन क्या होता है? किसी दी गई भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक यूनिट से तुलना जो की जाती है और उससे जो सटीक मान ज्ञात करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं। मतलब किसी दी गई भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करना ही मापन कहलाता है। जैसे लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में। मतलब कि आप जब जाते हैं कुछ भी सब्जी लेने तो क्या कहते हैं कि 1 किलो आलू दे दीजिए, 5 किलो आलू दे दीजिए, 5 किलो चीनी दे दीजिए। कोई सामान ले जा रहे हैं तो जो आप मांग रहे हैं 5 किलो 4 किलो का, मापन ही तो कर रहे हैं, मेजरमेंट। और सबसे बड़ी बात क्या लिख रहा है कि किसी दी गई भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करना। कैसा तुलना? कि जैसे स्टार्टिंग में बना दिया गया कि अब ये 1 किलो की यूनिट है, अब इससे हम तुलना करेंगे 5 गुना। तो 5 किलो अगर आपको चीनी लेना है तो आप उस यूनिट से 5 गुना तुलना कर रहे हैं। तुलना करके सटीक मान ज्ञात कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं कि 1 किलो की यूनिट से 5 गुना मतलब 5 किलो चीनी, और उस यूनिट से अगर आधा तो 1/2 हाफ, आधा किलो चीनी, आधा किलो आलू, ऐसे। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं मापन, ठीक है। जैसे कपड़ा ही लेते हैं मीटर में, तो हमको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, पूछता है दुकानदार कितना चाहिए, या आधा मीटर चाहिए, ठीक है। तो एक यूनिट रखी गई है 1 मीटर, अब उससे 5 गुना 5 मीटर, माइनस में जाएंगे तो आधा मीटर, ये चीज, ठीक। अब देखिए इस मापन में आता है भौतिक राशियां जिससे हम मापते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वह सभी कुछ जिसे मापा जा सके भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। मतलब इस धरती पे वो सब कुछ जिसे हम माप सकते हैं वो भौतिक राशि है, ठीक। जैसे क्या क्या? द्रव्यमान, इसको आप माप सकते हैं किलोग्राम में। जैसे भार हो गया, लंबाई हो गई, आयतन हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें आएंगी जो भी आगे आएगा ही। तो आपको समझने के लिए वह सभी कुछ इस धरती पर जिसे मापा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, ठीक है। अब भौतिक राशियों से क्वेश्चन आता है कि ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ये भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि, जो आप पढ़े हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अदिश राशि, स्केलर, सदिश राशि, वेक्टर, ठीक है। तो आइए अब इसको देखा जाए। तो जो अदिश राशि हमारा कौन है, समझिएगा बड़े ध्यान से। अदिश राशि, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटीज, ठीक है। परिमाण को ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक। इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे घनत्व, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ठीक है, ईटीसी, ठीक है, दूरी, ये सभी इसी में आता है। ये क्या है? हमारे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है, अदिश भौतिक राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब आराम समझ जाएंगे। अदिश सदिश में लड़के हमेशा रटते हैं तो
कंफ्यूजन रहता है और जाके एग्जाम में भूल जाते हैं कौन अदिश है कौन सदिश है। ठीक, ध्यान देना है, छोटी सी बात को समझेंगे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए अदिश राशि, अदिश राशि में क्या क्या एग्जाम्पल है, घनत्व है, चाल है, द्रव्यमान है। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान ही है, तो आप कोई वस्तु लेने गए और आपने कहा कि ठीक कि भाई हमको 5 किलो चीनी दे दीजिए, 2 किलो आलू दे दीजिए, ठीक है, 2 किलो नमक दे दीजिए, 20 किलो चावल दे दीजिए। अब आप किए जा रहे हैं, तो क्या इसमें आप ये कह रहे हैं, द्रव्यमान अदिश राशि है ना, कि हमको 20 किलो चावल उत्तर दिशा से दे दीजिए और 5 किलो आलू दक्षिण दिशा से दे दीजिए। ठीक है, तो आप दिशा का यूज तो करते नहीं है कि हमको 5 किलो आलू दीजिए दक्षिण दिशा से और हम 4 किलो ले लेते हैं दही या जो भी सामान दूध उत्तर दिशा से। दिशा नहीं आएगी ना, तो जहां दिशा नहीं आए, जिसकी जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसे क्या बोलेंगे आप, वो होता है अदिश राशि। ठीक है, और सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें दिशा भी हो परिमाण भी हो। आइए अब उसको देखा जाए, वो कौन सा है भाई, तो देखिएगा हमारी दूसरी है सदिश राशि। ठीक है, आइए इसको देखिए, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए और साथ साथ इसके दिशा की भी आवश्यकता होती है, जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, बल इत्यादि। ये सब क्या है, ये सदिश राशियां हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक, और उसको इस दूरी पे जाना है बी पे, ठीक, तो जो यहां से यहां तक की एक निश्चित दिशा में सटीक जो हम डिस्टेंस नापेंगे किलोमीटर की, कितनी दूरी है, ये हमारा क्या है, ये विस्थापन है। ठीक, और मान लीजिए हम इस बिंदु से होके जाएं और ऐसे जाएं, तो ये हो गया घूम के दूरी। लेकिन एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो जाना तो इसी स्थान पे है ना, जहां पे जाना है कि पूरब दिशा में। जैसे उत्तर प्रदेश के मैप में पूरा सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया। ठीक है, तो बलिया जाना है, तो बलिया तो आप कई दिशाओं से जाएंगे, वो दूरी होगी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करेगा तो एग्जैक्ट दिशा के थ्रू बताएंगे कि यहां से यहां पूरब में जाएंगे, तो ये बलिया की डिस्टेंस है इतने, ये एग्जैक्ट पॉइंट। तो दो जो आपके पूरे एकदम क्वांटिटीज के साथ, मतलब जहां पे कि इतने किलोमीटर और ये दिशा, इस दिशा में जहां क्वांटिटी भी हो डायरेक्शन भी हो, उसे आप क्या बोलेंगे, उसे सदिश राशि बोलेंगे। उसमें आपका वेग है, त्वरण है, विस्थापन, संवेग, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब बात किया जाएगा हम लोग उसके आगे की। अब आती है बात मूल राशियों की, फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्या। ठीक, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अभी आपने देखा कि हमारा हो गया सदिश राशि, अदिश राशि। अब बात होगी मूल राशियों की कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक, तो ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हो, अर्थात इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ऐसी मूल राशियां 7 हैं तथा 2 जो हैं वो पूरक राशियां हैं। ठीक है, 7 आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 आपकी पूरक राशियां हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हो, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती। अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि ये 5,000 रुपए है। ठीक है, तो 5,000 रुपए जो है ये मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है, बताइए। ये आपका क्या है, ये आपका व्युत्पन्न राशि है। ठीक, अब आप कहेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि ये जो 5,000 है इसमें कितने 500 के नोट लगेंगे, ये आप देखिए 500 500 500, जब आप 10 नोट लगाएंगे 500 के तब बताएंगे 5,000 हो गया, ये व्युत्पन्न राशि है। तो आपसे कोई 5,000 मांग रहा है तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। लेकिन जब आपसे कोई अगर केवल 500 रुपए मांगे तो ये क्या है, मूल राशि। अब बात समझ में आई। तो ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो मूल राशियां होती हैं अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां। और ऐसी मूल राशियां कितनी हैं, 7 हैं और 2 पूरक राशियां हैं। आप समझ गए, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। ठीक, अब आइए आगे देखा जाए। देखिए, तो ये मूल राशि जो 7 है ये पूरी यहां पे है और यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको याद कर लीजिए, देख लिया जाए। भौतिक राशियां, उनके मात्रक, यूनिट और उनके संकेत, सिंबल। ठीक है, देखिए जो लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक, यहां से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं
और याद भी रहता है लड़कों को, लेकिन लड़के फंसते इधर से हैं। तो अब पूछे ताप, ताप का मात्रक क्या बताएंगे? यूनिट केल्विन। विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या बताएंगे? एम्पियर। ठीक है। ज्योति तीव्रता, ठीक, इसका मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, ठीक, इसका मात्रक होता है मोल। ये सब इसके संकेत हैं। और ये जो आप देख रहे हैं 7, ठीक है, ये 7 आपकी मूल राशियां हैं, और ये जो 2 बताया ये पूरक राशियां हैं। तो समतल कोण, समतल कोण इसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण, ठीक है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए अब आगे 1 बाय 1 बढ़ा जाए। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि व्युत्पन्न राशियां कौन है। मूल राशियां देखा हम लोगों ने, अब बात होगी बढ़िया से व्युत्पन्न राशियों की। ठीक है, वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। अभी बताया ना आपको कि अब 5000 जो रुपए है ये क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है, और 500 क्या है? मूल राशि है। तो 500 गुणे 10, जब 500 की 10 नोट एक साथ लगाएंगे और इसको मिलाएंगे, तब क्या आपको प्राप्त होगा? व्युत्पन्न राशियां। किसकी सहायता से? मूल राशियों की सहायता से। 500 500 500 की 10 नोट, 500 एक मूल राशि है, इनकी सहायता से क्या प्राप्त हो रहा है? वो भौतिक राशि जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। कौन कौन है? तो देखिए, सबसे नंबर 1 क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में 2 मूल राशियां हैं, एक है लंबाई, दूसरा गुणे चौड़ाई। तो लंबाई लंबी दूरी को कहते हैं, और चौड़ाई जो होती है छोटी लंबाई को कहते हैं। तो है दोनों लंबाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये दोनों लंबाई चौड़ाई क्या है? ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि, और दोनों मिल गई मूल राशि, तो क्या प्राप्त हुआ? व्युत्पन्न राशि। तब बोलेंगे क्षेत्रफल। और दोनों का क्या होता है? यूनिट मीटर गुणे मीटर इक्वल टू मीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल किस में आता है? मीटर का स्क्वायर। वैसे ही देखिए आयतन। अब आयतन क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई, लंबी छोटी लंबाई को चौड़ाई, और लंबवत लंबाई को ऊंचाई बोलते हैं। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो आयतन का यूनिट क्या होता है? मीटर का क्यूब। ऐसे ही चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी और समय दो जब मूल राशियां मिली तो हम चाल निकालते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, जिसको बोलते हैं m/s। ठीक, वैसे ही है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। एक तो आपको यह भी याद हो रहा है कि क्या यूनिट है, कौन व्युत्पन्न राशियां हैं, और आप समझ भी रहे हैं कि अच्छा हर जगह 2 मूल राशियां मिलती हैं, तो उन्हीं की सहायता लेके हम क्या बनाते हैं? व्युत्पन्न राशि प्राप्त करते हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? इसका होता है किलोग्राम गुणे मीटर, और इसका किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, और त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या बनता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो आपको न्यूटन ही देगा, और या तो आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देगा। बात एक ही की हो रही है, मतलब बल के मात्रक की। ठीक, फिर है कार्य। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो अब देखिए बल का मात्रक क्या निकला है? न्यूटन। तो देख लीजिए इस तरह, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का यूनिट, और बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन का मात्रक भी होता है मीटर। तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद सेकंड का स्क्वायर। ठीक, तो क्या इसको बोलेंगे? न्यूटन मीटर, या इसी को बोलते हैं जूल। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे मीटर, यहाँ का m यहाँ हुआ, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन मीटर या जूल। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। दोनों ही अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो ये है आपका कार्य का मात्रक जूल। फिर है एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण का क्या होता है? जब वेग परिवर्तन और समय 2 मूल राशियां मिलती हैं तो बनता है त्वरण। ठीक है, तो वेग परिवर्तन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक। शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कितना कार्य किए, कितने समय में किए, शक्ति है। तो कार्य का मात्रक अभी आप देखें जूल होता है, तो जूल और समय का सेकंड, उसी को बोलते हैं वाट। जब जूल बटा सेकंड होता है तो वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और आप पढ़े भी हैं कि एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, मतलब एक अश्व शक्ति बराबर। फिर है आवेग। ठीक है, आवेग बल गुणे समय अंतराल। ये आवेग संवेग, ठीक है ना, आपका इंपल्स और मोमेंटम। बल गुणे समय अंतराल, तो बल का मात्रक अभी आप देखे थे, ये रहा न्यूटन।
तो ये हो जाएगा न्यूटन और समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड किसका मात्रक, आवेग का। संवेग में भी दो मूल राशियां, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और वेग का भी देखिए आप यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक, संवेग का। और फिर होता है दाब, दाब बल गुणे क्षेत्रफल। बल का क्या देखे थे, न्यूटन, तो न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या देखे सबसे पहले, मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका दाब का मात्रक। तो ये थी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़िए। देखिए अब है आपका जिसको हम बोलते हैं मात्रक या पद्धतियां। ठीक ना, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धतियां क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि इस धरती पर कम से कम 200 से ऊपर यूनिट्स हैं। हमारे देश में ही 150 यूनिट हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 35 यूनिट, और वो भी एग्जाम के लिए जानते हैं 10 से 12 यूनिट्स या 15-20 यूनिट से पूरा काम चलता है। तो हुआ कि भाई ऐसा किया जाए जिसको सभी लोग जाने, क्योंकि आप देखिए हम लोग अभी कहते हैं कि हमको आधा किलो फल दे दीजिए, सेव, 1 किलो संतरा दे दीजिए, 5 किलो आलू दे दीजिए, हमको 2 लीटर दूध दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद मतलब जो भी आप क्वांटिटी व्यक्त कर रहे हैं राशियों का, ये सभी यूनिट मात्रक हैं। तो सबसे बड़ी बात एक जगह पे ये आई कि सबका अपना अपना मात्रक है। भारत में ही ले लीजिए, आज हम बोलते हैं लीटर किलो, पहले किलो क्या बोलते थे, जो अभी भी यूज करते हैं, एक पाव आप दही ले लीजिए, एक पाव दूध ले लीजिए, एक पाव टमाटर ले लीजिए, एक पसेरी आलू ले लीजिए, एक पसेरी का मतलब 5 किलो आलू, एक पाव मतलब 250 ग्राम। तो सब जगह मात्रक अपना अपना सबका था, इसलिए ये हुआ कि एक सर्वमान्य मानक मात्रक बनाया जाए। तो उसी में ये पद्धतियां हैं, तो देख लीजिए किसे कहते हैं, MKS पद्धति। MKS का मतलब M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। ठीक है, फिर है आपका CGS पद्धति जो फ्रांस में चलता है, फ्रांस की पद्धति है, सेंटीमीटर C से, G से ग्राम, S से सेकंड, फ्रांस पद्धति। ठीक है, फ्रांस से प्रचलित है। फिर FPS पद्धति, F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड, ये ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, और पूरी दुनिया में जब इसको लेके हुआ, क्योंकि भाई पूरा व्यापार इसी पे होता है ना, कहें क्यों जरूरी है, कहें पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसी पे चल रहा है, कितने क्वांटिटी में सामान आ रहा है, जा रहा है, हम आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि एक ही चीज को सब व्यक्त करें। तब बनाया गया SI पद्धति, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय मानक जो बना, ये पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। 1967 में इसको स्वीकार किया गया था, सबसे अधिक यही प्रचलित है, और इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं, जो अभी आप देखे थे इसी के अंतर्गत, उसी को बोलते हैं, जैसे लंबाई द्रव्यमान आप देखे थे वही है, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि माप तौल के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहां है, तो आप बता दीजिएगा कि वो है सेवरेस में। ठीक, अब कहेगा सेवरेस कहां है भाई, तो सेवरेस बताइएगा कि ये है पेरिस में। कहेगा पेरिस कहां है, तो बताइएगा ये है फ्रांस में। ठीक है, तो ये माप तौल के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय है, ये भी मान लीजिए कहीं पूछ दे तो। अब आइए आगे बढ़ाते, समझ गए, ये चीज है। और आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया SI पद्धति को यूज करता है, जिसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब है हमारा एक चीज समझने के लिए जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मात्रक समझ गए, यूनिट समझ गए, तो अब ये जानना बहुत जरूरी है। यहां समझिएगा मैं इसको क्यों लिखा हूं। इसी यूनिट के चैप्टर से कई बार यूनिट के थ्रू बदलने को चीजें आती हैं, कौन कितना किलोमीटर, कौन कितना मीटर, कौन कितना बाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये बेस लिए हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिए तो इसको ऊपर लिखिएगा, इसको नीचे लिखिएगा, इसीलिए मैंने ऐसे करके इसको नीचे का आंसर दिया है, इधर ऋणात्मक मान, इधर धनात्मक मान। ठीक, ये बेस है। ठीक, अब हम 2 चीजों को अगर ले लेते हैं बेस पे, मान लीजिए अगर हम लेते हैं मीटर को, ठीक है, तो अब ध्यान से बात को समझिएगा। मीटर, तो कहीं भी अगर 10 का पावर 1 दिखे तो आप क्या बताएंगे, डेकामीटर। ठीक है, फिर आपको 10 के पावर 2 दिख जाए तो बोलेंगे हेक्टोमीटर, 10 के पावर 3 किलोमीटर, 10 के पावर 6 मेगामीटर, 10 के पावर 9 गीगामीटर, 10 के पावर 12 टेरामीटर, 10 के पावर 15 पेटामीटर और 10 के पावर 18 एक्सामीटर। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आई। ऐसे बढ़ेंगे, जैसे ऐसे ही अगर इधर बढ़े तो इधर क्या कहेंगे, 10 के पावर -1 मतलब 1/10, ये क्या हो जाएगा, डेसीमीटर। ठीक है, 10 के पावर -2 मतलब 1/100 सेंटीमीटर, 10 के पावर -3 1/1000 मिलीमीटर। अब बात समझ में आई। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देता है, अगर यही आपको मैं समझाऊं मीटर के अलावा अगर बाइट पे, तो ये चीज आप और अच्छे से समझेंगे। देखिए, जब आप पढ़ते
अब ये किलो बाइट है, किलो बाइट कहां पे है आप देख रहे हैं 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3। और आप क्या देखते हैं कि 1 किलो बाइट में कितना रहता है आपका 1024 बाइट। फिर आप क्या करते हैं एमबी, इससे तगड़ी स्पीड, आप समझ में आ रहा होगा आपको क्या बताया, आप समझे नेट की स्पीड, इंटरनेट की। एमबी ये किलो बाइट, ये मेगा बाइट। क्या देखते हैं आज नेट की स्पीड क्या चल रही है आपकी, एमबीपीएस, मतलब इतने एमबी पर सेकंड की स्पीड आ रही है, ठीक है। तो ये सीधे क्या हो जाएगी 10 के पावर 6, देखिए एमबी 10 के पावर 6। और फिर 5G जब पूरी तरह से एकदम ट्रायल चल रहा है, फुल स्पीड चलेगा तो जीबी में चलेगी, जीबीपीएस कि इतने जीबी पर सेकंड की स्पीड आ रही है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 9 की स्पीड। तो ये 10 के पावर 9 होता है जीबी, ठीक है। अब यही आप बढ़ रहे हैं गीगाबाइट, यहाँ किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। और फिर जब जाते हैं कंप्यूटर खरीदने, वहां आप लेते हैं टीबी, ये क्या है 10 के पावर आपका 10 के पावर 12। जब कंप्यूटर को लेना होता है तो टेराबाइट में लेते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए 10 के पावर 12। और सुपर कंप्यूटर जब लेते हैं तब हम बात करते हैं पेटाबाइट की, पीबी, ठीक है, जो 10 के पावर 15। अब बात समझ में आई। और वही अगर बात करें हम इधर इसमें, तो क्या कहेंगे बाइट को 10 के पावर 1 डेसी बाइट। तो यहां से लीजिए आप सेंटीबाइट, मिलीबाइट, माइक्रोबाइट, नैनोबाइट। 10 के पावर 9 पे जो नैनोबाइट चलती है, ये स्पीड होती है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की, इसमें बहुत तेज स्पीड होती है। नैनो तो अपने आप में कमाल है। ये जो आज मैं बोर्ड पे ये लिख रहा हूं, ये सारी चीजें ये नैनो टेक्नोलॉजी है। मोबाइल जो आप चला रहे हैं स्क्रीन टच, ये नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी तो इतना बड़ा इस समय में वरदान की आश्चर्यजनक बात थी, जो पहले असंभव था आज संभव है। किसी भी आप पदार्थ पे, ठोस पे आप चलाइए उंगली, वो इरेज हो जाए और लिख दिया जाए। ये पहले क्या था, कीपैड वाली मोबाइल होती थी, आज देखिए स्क्रीन से सारा काम चल रहा है, स्क्रीन टच। ये नैनो टेक्नोलॉजी। जब मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाना शुरू करूंगा, वहां पे चौथा टॉपिक आएगा स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तब चलेगा आपका नैनो टेक्नोलॉजी। वहां आप पढ़ेंगे, बहुत मस्त हो जाएंगे। आज आपको कभी होता है जब आप दर्द महसूस करते हैं अपने शरीर में कि हमको इस जगह पे दर्द है, हमको सर में दर्द है, तो आपको दर्द की जो दी जाती है वो एक मेडिसिन पूरे बॉडी के दर्द की दवा होती है। क्योंकि दर्द आपको सर में हो रहा है तो वहां ठीक हो गया, लेकिन पूरे शरीर का दर्द अगर कहीं होगा वो भी ठीक हो जाएगा। पर्टिकुलर एक मेडिसिन इसलिए नहीं बनी कि वहीं जाके काम करे। अगर आपको कोई घाव हुआ है तो ये पर्टिकुलर नहीं है कि वो एक ही घाव सूखेगा, जितने जगह घाव होंगे वो सूख जाएंगे, और नहीं होंगे तब भी वो अपना शरीर में काम कर रहा है। अब सोचिए नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है कि अगर एक जगह घाव है तो वो चिप होगा, छोटा छोटा रोबोट होगा, आप दवा को चिप को पिएंगे और जाके उसी जगह पे, हाथ पे है, पैर पे है, यहाँ पे कोई फोड़ा हुआ है, उसी को जाके वो सर पे जाके ठीक करके घुल जाएगा शरीर में। अब बात समझ में आई, ये है नैनो टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो नैनो टेक्नोलॉजी में आपको एक से चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। और यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर कहता है कि 1 किलो बाइट को, देखिए यहां पे 10 के पावर 3 है, अगर कह दे कि 1 किलो बाइट को आप 1 मिली बाइट में चेंज करिए, तो आप कैसे चेंज करेंगे, तब क्या करेंगे, उधर 3 है और इधर -3 है, तो 1 बटा फिर आप उतना 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10 लाख हो जाएगा। 1 बटा 10 लाख मिली बाइट की बात करें जब चेंज किए हैं किसको, 1 किलो बाइट को मिली बाइट में, ठीक है। तो ये है आपका, ऐसे हल करने को आता है। क्लियर। अब आइए आगे बढ़ा जाए। ये सब टॉपिक अब 1 बाय 1 चलेंगे। इसी के बाद फिर चलेगा यांत्रिकी, मैकेनिज्म या मैकेनिक्स, तब आपको अब मजा आना शुरू होगा फिजिक्स में भी, ठीक है। अब हमारी कुछ प्रमुख इकाइयां हैं, उसको देख लिया जाए, ठीक है। देखिए एक होता है खगोलीय इकाई। अब ये सब वो इकाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टॉपिक खत्म हो रहा है, जहां पे बहुत लंबी दूरी की बात की जाती है। तब आप किसी पथ की लंबाई को किलोमीटर में नहीं नापते हैं। जब हम 2 ग्रहों की दूरी मापते हैं तब उसे हम खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक ऐसे यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बराबर आते हैं, ठीक है। तो खगोलीय इकाई है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है, लंबी दूरी को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब एक खगोलीय इकाई में 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर या 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। दोनों क्यों लिखा, क्योंकि कभी कभार एकदम ओरिजिनल आएगा आपको एग्जाम में, और कभी कभी लगभग वाला आता है तो 1.5 से 1.496, तो उसी को मानते हैं 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। ये एक खगोलीय इकाई में होता है, मतलब 1 AU बराबर 10 के 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। और ये कब होता है, तो पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। औसत दूरी हम कब यूज करते हैं, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी का पथ है, तो यहां पे पृथ्वी नजदीक होती है, इसे उपसौर कहते हैं। यहां पृथ्वी दूर चली जाती है, इसे अपसौर कहते हैं। ये पृथ्वी अपने जब रोटेट करती है, जब परिक्रमा करती है सूर्य की, उस समय इसका पथ एक बार ऐसा आता है कि यही शीत अयनांत का समय, जो अब जाड़ा आने वाला है,
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ 3 जनवरी का समय होता है। मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया भी हूँ, और आज ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, वो भी कंप्लीट की जाएगी, निश्चिंत रहिए, हर विषय कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उपसौर कहते हैं, पास में आ गई, यहाँ अपसौर, पृथ्वी दूर चली गई। तो चूंकि दूर पास हो रही है, तो इन दोनों का जो एवरेज निकालते हैं उसे ही हम बोलते हैं, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी को क्या बोलते हैं, एक खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई इतने में होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर, डिस्टेंस मीटर में होता है। फिर दूसरा है प्रकाश वर्ष, जब इससे बड़ी दूरी मापनी हो, ठीक है, कई अरब करोड़ दूरी मापनी हो ग्रहों की, तो प्रकाश वर्ष यूज करते हैं, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो एक लाइट ईयर बराबर होता कितना है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, या उसी को जब किलोमीटर चेंज करते हैं तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार सवाल मान से ही इसके पूछे हैं। इसका मान बताइए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर, कितना किलोमीटर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, और यहां किलोमीटर होगा तो खाली घातांक 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर और ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश की गति स्थिर होती है और एक समान होती है, ठीक। प्रकाश की गति पूछे कि अस्थिर होती है, कथन करने में क्वेश्चन उलझाते हैं, तो आप बताएंगे नहीं, प्रकाश की गति एकदम स्थिर होती है और एक सीधी रेखा एक समान चलती है, ठीक है। फिर होता है उससे भी ज्यादा बड़ा पारसेक, एक आर्क सेकेंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो कहेंगे अब आर्क क्या है, तो अब देख लीजिए, एक आर्क सेकेंड में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी क्वेश्चन पीछे से पूछा जा चुका है कि एक आर्क सेकंड में, सेकंड का थोड़ी, एक आर्क सेकंड में कितना प्रकाश वर्ष, 3.262 प्रकाश वर्ष। सोच सकते हैं, तो एक पारसेक में कितना, 3.08 × 10⁻16 मीटर। अब बात समझ में आई। तो ये पारसेक है जो सबसे अधिक दूरी नापी जाती है पारसेक में, ठीक। आइए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब बात करेंगे हम अन्य मात्रक इकाई की, जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बराबर आते हैं। इसको पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा। जरा एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, बड़ी ठंडी लग रही है। आइए अब देखिएगा, ये है हमारा अन्य मात्रक या इकाइयां। कई बार क्वेश्चन यहां से आते रहते हैं, सब चीज पढ़ते जाइए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। सब क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। दबाव या दाब का मात्रक अभी आपने देखा था, उसी को बोलते हैं पास्कल। उष्मा का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक, कार्य का जूल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है, इसका मात्रक होता है बैकुरल। विद्युत शक्ति, शक्ति आ गई, इसका मात्रक वाट। विद्युत विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट। और विद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बराबर क्वेश्चन आते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। जहाज के चाल की जो माप हम करते हैं वो नॉट में करते हैं, और नौ संचालन नेविगेशन नॉटिकल मील में करते हैं। प्रकाश तरंग दैर्घ्य की जो इकाई होती है, इसको क्या मात्रक, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, तरंग की लंबाई, दैर्घ्य मतलब लंबाई होता है और कुछ नहीं, ठीक है। जब हम उच्च वेग, हाई वेलोसिटी नापते हैं, जैसे हवाई जहाज या मिसाइल वगैरह, उसकी जो यूनिट होती है उस यूनिट क्या बोलते हैं, मैक। हम स्पीड फिर मैक में नापते हैं, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होगा, तो सेल्सियस, ठीक है। वहां केल्विन भी देखे, सेल्सियस भी, ध्यान रखिएगा। और उष्मा ऐसी चीज है जिसकी विभिन्न इकाइयां हैं, इसे लिख दिया। अर्घ कहे तो भी उष्मा का मात्रक, कैलोरी कहे तो भी उष्मा का मात्रक, जूल कहे तो भी किलो जूल, किलो कैलोरी, ये सभी क्या है, उष्मा के मात्रक हैं। फिर है पारिस्थितिक दाब या वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका मात्रक बार होता है, ठीक। आगे आइए, फिर क्या है भाई, फिर है मापक यंत्र। यहां से क्वेश्चन बड़े अच्छे से आते हैं, ठीक, कि किस चीज, जिस चीज को नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मापक यंत्र और पैमाने। तो पहले जल की बात होगी, तो सब चीज देख लिया जाए। सोनार, जैसे आप पढ़ते हैं राडार, जो हम दुश्मन की मिसाइलों को पता लगाते हैं, हर जगह अपना रडार खड़ा किए हैं, हर देश खड़ा किए हैं, वैसे ही पानी के अंदर होता है सोनार, जिसे बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, और ये पराश्रव्य तरंगों को सुनने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो श्रव्य तरंगे हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हम सुनते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक वेव और 20 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव, जो हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो उनको सुनने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। फिर है ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे करते हैं, ऑडियोमीटर से। एनीमोमीटर, वायु का अगर वेग का मापन करना हो तो एनीमोमीटर, ठीक। सब क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट है, मैंने एक पास कर दिया है, और सब चीज मैं अपने वीडियो में एक पास करता हूं, कि ताकि आपको 10 किताबें ना पढ़नी पड़े, क्योंकि वो 10 किताबें पढ़ के मैं बैठा हूं कि आपको आसानी हो,
ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से एक जगह पे नोट्स बनाएंगे और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आइए फिर है पोटेंशियोमीटर। जब विद्युत वाहक बल को हम मापते हैं तो उसका मापक यंत्र पैमाना क्या होता है? पोटेंशियोमीटर। फिर जब उच्च ताप मापना हो, ठीक, हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट, तब करते हैं पायरोमीटर। ठीक है, और ये पायरोमीटर यहां मैं लिखा हूं, इस पायरोमीटर का अन्य नाम है विकिरण तापमापी। और 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को जब मापना होता है तो हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। जब विद्युत धारा को मापना हो तो अमीटर। ठीक है, और जल का बहाव हम क्यूसेक में मापते हैं। ये सुनते हैं ना कि इतने क्यूसेक, जैसे कावेरी नदी जल विवाद है जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच चल रहा है, तो किसका कितना, कावेरी नदी का कितना क्यूसेक पानी कर्नाटक में, कितना केरल, कितना तमिलनाडु, तो जल का बहाव तो हम नापते हैं क्यूसेक में। ठीक है, तो इस चीज को देख लिया आप। और विद्युत धारा मापन, विद्युत वाहक बल, जहां जहां विद्युत आएगा उसको ध्यान रखिएगा, सबका चीज अलग अलग है, बस याद करना है। और सौर विकिरण को नापने हेतु मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक है आपका पाइरेनोमीटर और एक इधर लिख दे रहे हैं, यहां नंबर ढका है, ये है आपका पाइर हीलियोमीटर। क्या है? पाइर हीलियोमीटर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये पाइरोमीटर है उच्च तापमापन, लेकिन इनकी औकात 8 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तक की बस है। और ये सौर विकिरण को नापने हेतु ये पाइरोमीटर समझिएगा, ये पाइरेनोमीटर है और पाइर हीलियोमीटर है। और सौर विकिरण को नापने के लिए कितना चाहिए आपको टेम्परेचर? तो आप भी जानते हैं कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। सूर्य के बाहरी आउटर लेयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, और इसको नापने के लिए इन्हीं दोनों लोगों का यूज किया जाता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ा जाए। तो देखिए अब आगे अभी और हैं आपके मापक यंत्र और पैमाने। ठीक है, जहां से पूरे क्वेश्चन आते हैं। गैसों का दाब नापना होता है तो हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापना हो तो हाइग्रोमीटर। वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी देखिए बार मात्रक और बैरोमीटर से हम नापते हैं। वस्तु का भार किससे नापते हैं? स्प्रिंग तुला से। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापन किससे करते हैं? ओंडोमीटर से। धुआं का घनत्व मापन जो स्मोक डेंसिटी मेजरमेंट है वो रिंगलमैन स्केल से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को थर्मो रेसिस्टर से। ठीक है, मस्तिष्क की तरंगों का मापन करते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जिसको बोलते हैं ईईजी, भूल से ईसीजी मत समझ जाइएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है जो आपके हार्ट को नापती है। ठीक है, इससे हम हृदय की धड़कन नापते हैं। ठीक है ना, और ये मस्तिष्क है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी है। फिर हृदय की धड़कन को सुनना, जिसे हम आला कहते हैं, उसका रियल नाम है स्टेथोस्कोप। ठीक है, फिर सोने की शुद्धता का मेजरमेंट किया जाता है कैरेटोमीटर से। प्रकाश की तीव्रता का मेजरमेंट जो होता है वो लक्स मीटर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कि प्रकाश की तीव्रता का मापन हम किससे करते हैं? लक्स मीटर। ठीक, रक्तचाप मापन यंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको पता होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, जो बीपी ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है, आजकल डिजिटल भी आ गई, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। जब समुद्र की गहराई मापना होता है तब हम फेदोमीटर का यूज करते हैं। और समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई मापना हो तो अल्टीमीटर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता अगर नापना हो तो फोनोमीटर, और झूठ का पता लगाना हो तो पॉलीग्राफ। ठीक है, और रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके द्वारा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना। ठीक है, रेडियो तरंगों के माध्यम से हम वस्तुओं की स्थिति का पता लगाते हैं, इसलिए हम रडार का यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा पूरा पहला चैप्टर मापन, और प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन जो बराबर आते हैं, ये पूरा मैंने इस टॉपिक में ऐड किया, जो इस टॉपिक से आए हुए थे। तो आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया पहला चैप्टर मापन। दूसरा हम लाएंगे तो वो रहेगा हमारा यांत्रिकी, मैकेनिक्स, उसको खूब मन से फिर उसको पढ़ा जाएगा। 7 चैप्टर में आपका देखिएगा एकदम फिजिक्स से आपको जो डर अगर मन में रहेगा या रहता था वो एकदम खत्म हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, आपके जितने भी ग्रुप होंगे सभी जगह फॉरवर्ड करिएगा, पूरे वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप कितना बढ़िया समझ पाए। और जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।